स्पीच आया है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जनरली बजट स्पीच जो होता है कभी भी जो होता है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जो बजट का भाषण है 3 मार्च 2023 को मतलब ये स्पीच इनब्रॉट किया जाता है, और आपके रामेश्वर उरांव उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं उस फैक्ट से क्वेश्चंस आने वाले 1 साल के लिए तो इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सपेक्टिव है कि इस बार के पूरे बजट का नाम क्या रहा। ठीक है, तो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। लास्ट ईयर जब हुआ था तो जब बजट तैयार किया गया था 2022-23 का, तो उस समय का 2022-23 का जो बजट था उसमें जो वर्ड यूज़ किया गया था पोर्टल जो था, उस पोर्टल का नाम था हमर ठीक है, हमर अपन बजट, आपन नहीं है अपन है, ठीक है, जो उसमें मेंशन किया गया है दिस वाज। और जनरली ये क्या है पोर्टल था, ठीक है, और इस पोर्टल के थ्रू क्या किया गया कि जनरली आपके जो झारखंड के जो लोग थे, जो युवा वर्ग था या विद्वान वर्ग था, एक नया प्रयास था कि उनसे उनके विचार मांगे जाएं और उनके अनुकूल एक बजट का निर्माण किया जाए। तो ये 2022-23 में स्टार्ट किया गया था। 2023-24 में सेम उसी कॉन्सेप्ट पर रहा है और अब इसका नाम रखा गया है डेट इज हमीन कर बजट। नागपुरी वर्ड, हमीन कर बजट। क्लियर? तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये फैक्ट अपने आप में, और 2023-24 को इसका क्रियान्वयन वर्ष माना गया है। क्लियर? अगले पार्ट पे चलते हैं। और क्या इस बार के पॉइंट्स में निकल करके आया है कि इसमें जनरली जब रामेश्वर उरांव जब थे तो उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर के पोएट्री से स्टार्ट किया पूरा का पूरा बजट का जो उनका जो था, ठीक है। और इस सारे के सारे इसमें जो है इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहा कि स्कीम्स, बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अब जब पूरा का पूरा जब एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें आपको बहुत एक पूरा का पूरा एक मद है पूरा स्कीम के नाम पर, यानी कि रेवेन्यू अकाउंट से, यानी कि राजस्व खाते पर कौन कौन से स्कीम किए गए हैं, कैपिटल अकाउंट से कौन कौन से हैं, केंद्र सरकार की कौन सी स्कीमें हैं, राज्य सरकार ने इस बार कौन कौन सी स्कीमें चलाई हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कितना कंट्रीब्यूशन जा रहा है स्टेट का, या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जो उनकी भागीदारी है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात की गई है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो इस बार की, सिर्फ मैं कुछ पढ़ दे रहा हूँ जो इस बार की इंपॉर्टेंट स्कीम्स रहे हैं। सर्वजन पेंशन योजना, ऑब्वियस है पुरानी पेंशन स्कीम को स्टार्ट किया गया, तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जो बजट जब बन करके आएगा और जब ये बजट जब लागू होगा तो सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा भार रहेगा। जो पुराने जो पेंशन स्कीम थी उसको फिर से लागू किया गया है, तो उसका भार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर पड़ने वाला है, और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं उनका राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तेजी के साथ इससे इंक्रीज होगा। क्लियर? एनालिटिकल पार्ट ये समझ में आ रहा है कि जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारे क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रहता है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर यानी स्थापना के ऊपर रखने वाला व्यय, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन पहले से स्थापित हैं उसको चलाने के, उसके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं जो भी खर्चे हो रहे होंगे, तो जैसे पुलिस हो गया, हाँ, कोर्ट हो गए, इनको चलाने में खर्चे होंगे तो ये इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में चले जाता है, इस्टेब्लिशमेंट खर्चों में चले, इस्टेब्लिशमेंट व्यय में चला जाता है। आपको जान के ऐसा होगा लगभग 45,000 करोड़ तक का इतना इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है झारखंड सरकार का, ठीक है, एक अच्छा खासा मत जाता है इसमें, ठीक। तो अगर देखा जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक तो आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है, और अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में मोस्टली जो है जनरल एक्सपेंडिचर, जो आपके जो जनरल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इसके अंदर में आ जाते हैं। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के बाद अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट पेमेंट, करों का भुगतान में सरकार एक अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। इसके अलावा सब्सिडीज, कहीं ना कहीं सरकार भी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, उसके ऊपर भी एक लगता है खर्चा। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को चलाने में सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, ये सारी चीजें इसमें आएंगी।
तो अब ये मान के चलिए कि सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तेजी के साथ, राजस्व सरकार का बढ़ा है। तो अब ये जो है सर्वजन पेंशन योजना लागू किया गया है। इसके अलावा एक नई स्कीम स्टार्ट की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसके अलावा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, समझ में आ रहा, कृषि ऋण माफी योजना यानी कि सब्सिडीज का भारांश बढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सुखाड़ राहत, ये भी उसी तरह की स्कीम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पशुधन योजना, ये सरकार लेकर के आई है। इसके अलावा प्री एंड पोस्ट मैट्रिक के लिए जो आपकी छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए सरकार खर्च कर रही है। तो ये कुछ। इसके अलावा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, इसके ऊपर सरकार का, सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना, ठीक है, किशोरी समृद्धि योजना है एग्जैक्टली ये, ठीक है। तो ये एक नई स्कीम, तो ये कुछ नई स्कीम जो है इस बार के बजट में लेकर के आए गए हैं। क्लियर? तो उसके ऊपर हम लोग बाद में करेंगे। और यहाँ पर तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो समझना है इस बार के बजट में, जो इस बजट स्पीच में मेंशन किया गया, उसमें बोला गया क्या कि 2019-20 की बात की गई, 2019 और 20 की। 2019-20 में झारखंड राज्य के विकास की दर कितनी थी? 1.1%। क्या रहा है? यानी कि ग्रोथ रेट झारखंड सरकार की क्या रही? 1.1%। दूसरा, 2021-22 में अगर देखा जाए, ग्रोथ रेट में तेजी के साथ इंक्रीमेंट होता है और ये हो जाती है कितनी? 8.2%। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2000 आने वाले समय में अगर हम लोग 22-23 के लिए अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यहां पे 7% थी। ये मैं क्या बात कर रहा हूं? GSDP की मैं बात कर रहा हूं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन की अगर बात करें तो उसमें अगर जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ग्रोथ रेट क्या देखने को मिल रहा है? 2019-20 में कोविड का काल था तो ऑब्वियस है कि 1.1% रहा होगा। 2021-22 में इंक्रीज होता है क्योंकि जब बहुत तेजी के साथ जब नीचे गिरता है तो जो तुरंत बाजार खुला तो तेजी के साथ बाजार उठा भी, तो 8.2% की ग्रोथ देखने को मिली। उसके बाद अगर देखा जाए 2022-23 में ये 7% है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 2023-24 के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका होने वाला है, जो आपको याद रखना है, 7.8% ये अनुमानित है। पूरे के पूरे अगर देखा जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो दो 2022-23 की ग्रोथ रेट क्या रही है? 7%। ऊपर के फैक्ट सिर्फ एनालिसिस के लिए है। क्लियर हो रहा है? ऊपर का सारा फैक्ट जो है, तो हम लोग बात करेंगे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन की अगर बात किया जाए तो 2019-20 में 1.1%, 2021-22 में 8.2%। ये फैक्ट याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है सिर्फ किसको? एक ये याद रखेंगे और एक ये याद रखेंगे कि 2023-24 में अनुमानित क्या है, एस्टिमेट किया गया 7.8% की ग्रोथ रेट रहेगी और 2022-23 में कितनी की ग्रोथ रेट रहेगी? दैट विल बी 7%। क्लियर? तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है ये इतना होगा। मेरे ख्याल से जीडीपी के कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा होगा। किसी भी भू क्षेत्र में एक साल में जो भी वस्तु और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, ठीक है, तो झारखंड का जो एरिया है कितना है? 79,784 C714, ठीक है। तो अगर मान लो कि लगभग मैं मान लेता हूं कि 80,000 स्क्वायर किलोमीटर मान लिया जाए एक अनुमान के तहत, इस भू क्षेत्र में, इस राज्य में जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन एक वर्ष में हो रहा है, दैट विल बी कंसिडर अवर व्हाट? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद माना जाएगा। किसका? राज्य का। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद माना जाएगा और उसमें ग्रोथ रेट 7.8% पर आ रहा है। क्लियर? चलो, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल राजकोषीय घाटा क्या है ये? अब राजकोषीय घाटा देखा जाए, बाद में डिटेल में तो हम लोग को बात करना ही है इसके ऊपर।
राजकोषीय घाटा 2021-22 में देखा जाए तो राजकोषीय घाटा को 1% से भी कम रखने में सरकार ने सफलता प्राप्त की थी। यानी कि 2021-22 का समय, कोविड के तुरंत बाद सरकार ने कोशिश की थी क्या कि अपने जो आपका फिस्कल डेफिसिट है इसे 1% से भी नीचे रखने की, और इसकी वजह से सरकार का ये कहना है क्या कि आने वाले समय में डेप्ट जीडीपी रेशियो जो है, आपको अगर हम लोग बात किया जाए, इससे सरकार का डेप्ट जीडीपी रेशियो क्या होता है ये समझ लीजिए। जितना जीडीपी है उसमें कर्जे का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसमें कितना कर्ज लिया गया है। तो ऑब्वियस है सरकार जब अपने घाटे को मिनिमाइज करेगी तो सीधी सी बात है डेप्ट जीडीपी रेशियो भी घटेगा। ठीक, 2021-22 में इन्होंने 1% से कम किया था, मतलब कि 1% से भी कम रखना मतलब हुआ था सरकार का, अगर देखा जाए। ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ, 2021-22 की। लेकिन इस बार 2.6% के आसपास अनुमान किया जा रहा है। ठीक है, तो इस बार का अगर हम लोग देखें तो इस बार अगर हम लोग बात किया जाए तो ये लोग बोल रहे हैं कि इस बार जो घाटा है दैट विल बी 2.76% जो होगा। ठीक है, इस बार के लिए अगर 2022-23 के लिए बोला जाए, 23-24 के लिए, ठीक है, तो इट विल बी 2.76% ये दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब अगर ये 2.76% अगर है और 2.76% को अगर हम लोग ध्यान से देख करके देखेंगे तो एक चीज और समझ में आएगा। एक कानून था जिसका नाम है फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, 2003 में आया था, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये राजकोषीय उत्तरदायित्व को मतलब क्या किससे जुड़े प्रबंधन की बात करता है, और बजट में ये कोशिश की जाती है कि हम लोग अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करें। उसका अनुमान जो रखा गया था, टारगेट रखा गया था कि 3% से कम होना चाहिए। क्लियर? तो झारखंड का भी देखा जाए तो आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के जो नॉर्म्स थे उसके बेसिस पर अगर हम लोग बात किया जाए तो 2.76% का फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा ये बताता है कि झारखंड जो उम्मीद कर रहा है कि 3% का जो लक्ष्य है उससे नीचे ही है। क्लियर हो रहा है? फैक्ट के रूप में आप लोग याद रखोगे 2.76, लेकिन अगर इसको जो टारगेट के साथ अगर कोरिलेट कर पाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो टारगेट के साथ कम से कम एक तो ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में आपके लिए आपका एक पक्ष रख पाओगे सरकार की तरफ से। दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वन लाइनर में अब वो ट्रेंड खत्म हो गया कि झारखंड का फिस्कल डेफिसिट 2.76 ऐसे पूछेगा, क्योंकि पिछले साल का जो पेपर रहा है, झारखंड अपनी परंपराओं को तो वैसे निभाता नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि अगर उसने अपनी पुरानी परंपरा को निभाया जो इस बार का पेपर आया था, तो आप देख सकते हो कि आपके पास वर्ड ऐसे हो सकते हैं कि क्वेश्चन से एक ऑप्शन ये दिया जाता है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट के लक्ष्य को झारखंड सरकार प्राप्त कर पा रही है या नहीं प्राप्त कर पा रही है आगामी बजट में, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगर ये ऑप्शन के रूप में रहेगा तो परेशान करेगा। फैक्ट वही है, देखने का बस नजरिया बदलना चाहिए। क्लियर? चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। व्हाट नेक्स्ट? सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की गई थी। ठीक है, तो हम लोगों ने कल वैसे भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स के ऊपर डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो हमारा वैसे भी टॉपिक स्टार्ट होने वाला था क्या, हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर बात करते, क्योंकि हम लोगों ने कल रेवेन्यू रिसिप्ट्स के ऊपर बात कर लिया था और कैपिटल रिसिप्ट्स के ऊपर भी बात कर लिया था, हाँ या ना। हम लोगों ने आय का पक्ष देख लिया था, रेवेन्यू रिसिप्ट भी कवर कर चुके थे कि सरकार को राजस्व से मिलने वाला जो आय था और पूंजीगत आय सरकार की जो थी उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। ये दोनों पक्ष जब हम लोग देख चुके थे तो अब हमारा फोकस क्या होना चाहिए था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, कि सरकार का वास्तव में राजस्व व्यय गया कितना है। राजस्व व्यय की बात करते हैं तो इसमें भी एक ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं। अच्छा, जो मैं जब इंपॉर्टेंट फैक्ट बोलता हूं उसी को नोट डाउन कीजिएगा। ये बिल्कुल ध्यान मत रखिएगा कि हर एक फैक्ट जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर वो आपको समझाने के लिए है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक फैक्ट इतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं पीछे वाले अगर स्लाइड पर अगर हम लोग चलते हैं, यहां के लिए आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ यही है
ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि कितना है 2.76, और अगर ये है तो ये यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि 2.76 है तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के जो लक्ष्य हैं उससे वो उसके कंपेयर में नीचे है, यानी कि हम ये झारखंड सरकार का जो आगामी बजट है उसमें हम लोग ये मान के चले कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के लक्ष्यों को सरकार प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को अगर हम लोग देखें तो 2019-20 में अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो सरकार का कुल राजस्व जो था वो 25,521 करोड़ था, 25,521 करोड़। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन एक फिर भी हम लोग इसको नोट डाउन इसलिए कर रहे हैं ताकि एक समझ में आए कि इसमें कैसे कैसे वृद्धि हुई है, यानी कि सरकार के खर्चे बढ़े, इस चीज़ का एनालिसिस करना है। तो अगर हम लोग देखें कि 2019-20 का अगर मैं देखूं डाटा, 2019-20 में अगर हम लोग बात करें तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है 25,521 करोड़, ठीक है, यानी कि इतना करोड़ रुपए का आपका क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा होगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं 2021-22 की बात किया जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फिर वृद्धि हुई सरकार के, कितना नजर आता है, इट इज अप्रॉक्स 31,320 करोड़, 0.36 भी है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस ट्रेंड, क्योंकि दोनों फैक्ट्स इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अब अगर देखा जाए 2022-23 में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में 23% की इसमें और वृद्धि हुई है, और अभी जो है 2022-23 में 23.28% का इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, %23 का अप्रोक्स 23.28% इतने का इंक्रीज देखने को मिला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और अब ये हो गया है आपका 38,612, 38,612 करोड़। कोई भी फैक्ट याद करना नहीं है इसमें, कभी भी आपसे नहीं पूछेगा सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है या उसमें, पर ये मान के चलिए कि उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। एक ट्रेंड के तहत हर साल सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ रहे होंगे, सब्सिडीज बढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी बढ़ रही होंगी। इसमें सरकार का अगर हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है तो उसमें बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट का बढ़ना, स्थापना व्यय। कोई भी चीज़ प्रशासनिक जो काम हो रहा है या जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हो रही है उस कार्य को चलाने में, संचालन करने में भी तो कहीं ना कहीं खर्चे लगते होंगे। पुलिस हो गया, जेल हो गया, या फिर कोर्ट हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी, इन सब चीज़ों को कराने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चे हो रहे होंगे। और अगर इसमें देखा जाए तो सरकार का इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खासतौर से इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट को घटाएं। वर्ड समझो, इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट यानी स्थापना व्यय को हम घटाएं, और हम अपने क्या करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि योजना यानी कि प्लान एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब वो सी योजनाएं जो भविष्य में क्या कहते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की नींव रख सके। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचनाओं का, बिजली, पानी, सड़क का निर्माण होना, ठीक है, इस चीज़ को ले सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटीज, ये आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। स्किल, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उठाना, ठीक है, सोशल डिस्पैरिटीज़ को खत्म करना, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, इसके ऊपर ये आपका क्या हो गया, ये आपका कहीं ना कहीं सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये मान करके चलेंगे तो इस कंडीशन पे सरकार का मेन मोटिव क्या रहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि 2019-20 से लेकर के 2023-24 तक में लगातार अपने आपके इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर के रेशियो को कम करने की कोशिश कर रही है। तो अब समझिए क्या हो रहा है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2019-20 में 3 वर्ष के अंदर में सरकार का कहना है, ये रामेश्वर वालों ने अपने बजट स्पीच में बोला, कि 3 वर्षों के अंदर में स्थापना व्यय जो था यानी कि इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर
ठीक है। ये आपका जो स्थापना व्यय जो था इसको सरकार ने क्या किया है, कम किया है। 3 सालों में इसमें कमी देखने को मिली है। ठीक है। इसमें एक कमी देखने को मिली है, स्थापना व्यय यानी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में कमी देखने को मिली है। अब इसमें क्या है कि लगातार इसके रेशियो को, यहां से आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। वो क्या बन सकता है, 2019-20 में अगर हम लोग देखें तो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर को घटाने की कोशिश की है और इसमें आपका इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर और प्रोग्राम एक्सपेंडिचर के अनुपात का एक रिव्यू भी दिया है अपने बजट स्पीच में। ई क्या हो गया आपका स्थापना व्यय, इसके बाद पी क्या हो गया आपका योजना व्यय, ठीक है। तो ये 2 तरह के व्यय का अनुपात दिया गया है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो 2019-20 में ये क्या था, इसका रेशियो 2019-20 में इसका रेशियो था 47:53, यानी कि स्थापना व्यय पे सरकार 47% और इस पे 53% खर्च कर रही थी अपने पूरे एक्सपेंडिचर का। क्लियर हो रहा। अब अगर देखा जाए तो अभी जो रिसेंटली जो आया है 22-23 में ये फिर इसको घटाया जाता है। 2022-23 का एक डाटा देखेंगे, 22-23 का अगर हम देखें तो इसमें क्या नजर आता है, ये आपका घट के क्या हो जा रहा है 43:57 2022 में। यानी क्या नजर आ रहा है, सरकार ने स्थापना व्यय को घटाया है, यानी स्टेब्लिश एक्सपेंडिचर को कम कर रही है और प्लान एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है। ठीक। 2023 और 24 के डाटा को देखते हैं। यहां पे क्या नजर आता है, सरकार का अनुमान है डेट विल बी 3961। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये 2 डाटा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गए। क्लियर। ट्रेंड क्या पता चलता है कि इस बजट में ये सरकार ये बताने की कोशिश करी कि हमने अपने स्थापना व्यय यानी कि आपका इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर को लगातार घटाने की कोशिश किया है और प्लान एक्सपेंडिचर ये अपने आप में एक ऑप्शन बन सकता है। क्लियर। ये बोला कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर में सरकार ने अपने इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर को घटाया है। ठीक है। तो ये कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है। या सरकार ने अपने स्थापना व्यय को बढ़ाया है। अब ये आपको समझ होनी चाहिए कि स्थापना व्यय होता क्या है। क्लियर। चलिए, तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर वर्तमान सरकार अगर स्थापना व्यय को कम कर रही है और योजना व्यय को बढ़ा रही है तो ये स्वाभाविक है कि उनके फोकस में विकास कार्यों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही होगी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा होगा। यही समझ में आता है। तो डैट विल बी द नेक्स्ट कंक्लूजन। ठीक। चलो अगले पार्ट पे आते हैं। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर लिया। अभी डिटेल में और बात करेंगे, एक एक करके और भी कार्ड खुलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के भी। यहीं पर हम लोग अब बात करेंगे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि इस बार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर हम लोग देखें तो सरकार ने किस तरह से अपने खर्चे किए हैं। क्लियर। दिख रहा है। ठीक।
चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोगों ने कल टैक्स रेवेन्यू कैपिटल स्टेप तक की सारी चीज़ों को देख लिया। हम लोग अब नीचे आ रहे हैं पॉइंट 6 से। क्या लिखा है यहाँ पर? स्थापना व्यय। थोड़ा सा इसको और बढ़ा दूं क्या? चलो मुझे लगता है कि विजुअल होगा। स्थापना व्यय यानी स्टैब्लिश एक्सपेंडिचर, ठीक है। नज़र आ ही रहा होगा कि सरकार का अगर देखा जाए तो ये आपका स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जो है लगभग 45,000 के आसपास समथिंग रहा है। चलो आगे आते हैं। हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो देखना है डैट इज आपके हम लोग राजस्व खाते का विश्लेषण करते हैं, यानी कि आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखा जाए तो हम लोग जैसे किसके बारे में बात करते थे? इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी एंड पेंशन। ये समझ में आ रहा है? ये दोनों आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। जैसे याद होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब मैं बताता था तो मैंने क्या बताया था कि सेंटर के पर्सपेक्टिव पे याद रखिए एड्स, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट पेमेंट, डी फॉर डिफेंस एंड एस फॉर सब्सिडीज, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से विभाजन ना करके इसका विभाजन किस तरह से किया गया है? इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी, डिफेंस ऑब्वियस है कि नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट पर अगर देखा जाए तो 6,787 के आसपास भुगतान किया जा रहा है। इसमें आपको यह नजर आ रहा होगा कि पीछे कि 6,486 था, फिर 6,663 था, 6,787 था, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट ये क्या ट्रेंड दिखाता है कि सरकार के ऊपर कर्जों में वृद्धि हुई है, तो इसलिए इंटरेस्ट का भुगतान भी ज़्यादा हो रहा है। क्लियर? तो इंटरेस्ट पेमेंट पे अगर देखा जाए तो 6787.09 के आसपास जो है आपका देखा जाए तो आपको दिखाई दे रहा है। पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको नजर आ रहा होगा 39,000 के आसपास, इतना करोड़ का नजर आ रहा होगा रेवेन्यू खाते में। इसका वेतन में अगर देखा जाए, सैलरी में अगर देखा जाए, अप्रॉक्स 16,643 करोड़ अनुमानित किया गया अगले साल के लिए, ठीक है। तो अब ये समझोगे कि आपको ब्याज के भुगतान, और पेंशन में देखा जाए तो 8,747। ये सरकार के ऊपर भार बढ़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि नई पेंशन स्कीम अगर लागू होगी तो ऑब्वियस ये बढ़ना ही स्वाभाविक था, ठीक है। तो सॉरी, ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लेकर के आया गया नहीं तो उसकी जगह पे ये अब लागू होगा ही होगा। तो यहाँ पे एक ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर क्रम निकाला जाए तो सबसे बड़ा भुगतान किस में जा रहा है? आपके सैलरी में, उसके बाद आपका पेंशन में, फिर इंटरेस्ट पेमेंट में। क्लियर हो रहा है? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, SIP कर लो, जैसे भी करना है, लेकिन कितने कोड इस तरह से याद रखोगे? एक याद रखो कि एक दिमाग में रखो कि लगभग 16,000 करोड़ के आसपास सैलरी का भुगतान किया जा रहा है। इसके बाद आपका दूसरा आता है क्या? इसके बाद आता है पेंशन, ठीक है, SPI हो गया तुम्हारे हिसाब से, फिर पेंशन हो गया, और फिर तीसरा क्या हो गया? डेट इज द इंटरेस्ट। और सोचो ये SIP अगर दिमाग में घुस गया, हाँ, तो एग्जामिनेशन हॉल में गलत करवाही के दम लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले पार्ट पे। अगला देखा जाए डेट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात किया जाए तो ऑब्वियस है कि सरकार का इंटरनल डेप्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के आंतरिक ऋण। अगर हम लोग दो तरह के एक्सपेंडिचर देखते थे ना, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने डील कर लिया। अब जो इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझेंगे। ये पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब बोलोगे सर सब्सिडीज कहाँ गया? ठीक है, तो एक अलग से एक पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं स्कीम। स्कीम जो है वो राजस्व खाते पर, रेवेन्यू अकाउंट पर स्कीम के ऊपर खर्च किया जा रहा है, अलग से उसका दिखाया गया है। और कैपिटल अकाउंट पर भी स्कीम्स के ऊपर खर्च किया जा रहा है, यानी कि सरकार रेवेन्यू अकाउंट पर भी, यानी कि कहा जाए कि कई तरह की स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स चलाने के लिए खर्च कर रही होगी, और कई सारी परियोजनाओं के लिए भी खर्च कर रही होगी जो कैपिटल स्कीम्स होंगी, जहां पे सरकार आज पैसा लगाएगी, कल भविष्य में रिटर्न आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका जोड़ने। तो अगर देखा जाए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम लोग बात करेंगे, तो अगर टोटल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं, बहुत ध्यान से समझना, तो आपका ये पूरा जो 7 वाला पॉइंट है, ब्याज का भुगतान प्लस वेतन प्लस पेंशन, ये तीन तो रहेंगे ही रहेंगे, ये यानी कि 7 में जितने हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और प्लस स्कीम में अगर देखा जाए तो राजस्व खाते पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो भी रहेगा।
यानी कि अगर मैं बोलूं कि राजस्व खाते पे अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये पूरा का पूरा रेवेन्यू अकाउंट में आया हुआ ये 39,000 करोड़ ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस अगर मैं बात करूं राजस्व खाते पर रेवेन्यू अकाउंट में, ये क्या हो गया, ठीक है, इसके बाद राजस्व खाते में अगर ये अकाउंट में देखा जाए तो 45,655 करोड़ रुपए जो नजर आ रहे हैं वो भी रहेगा। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, यानी कि इसको और इसको, क्लियर, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो आपको मिल जाएगा 8। चलो, यानी कि मैं इसकी बात करूं 39,000 और प्लस ये इसको मैं बोलूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा, हाँ या ना। चलो, मेरा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है क्या, 7 + 9 का 7, क्या ये जो 7 था, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, और 9 का कौन सा है, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं राजस्व खाते पे। इन दोनों को जोड़ करके जो अमाउंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पा रहा है दैट इज 84,676। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन क्लियर हुआ है आप लोग को, ठीक है, इसमें समझ में आ गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां से आया होगा, ये देखने आ गया। इसमें एक समझ में यह है कि आपको समझना होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या 8 से याद रखेंगे। अब जो स्कीम जो थी वो स्कीम क्या होगी, सब्सिडीज पे चलने वाली स्कीम्स होंगी, इस तरह की जो भी सारी स्कीम्स है सरकार की तरफ से क्या है उसका भार सहन करना पड़ा है सरकार को, उस पर खर्चा। आप देखोगे राजस्व में स्कीम्स के ऊपर होने वाला जो खर्चा है, ठीक है, राजस्व खाते में अगर देखा जाए तो ये 45,655 करोड़, यानी 45,655 करोड़ ये, और राजस्व खाते के जो बाकी कॉस्ट है 39,000, इन दोनों को जोड़ दोगे यू विल गेट 84,676 करोड़। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नजर आ रहा है क्या है, दैट इज 84,676। समझ में आ गया कहां से आया है ये। अब आते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ऑब्वियस है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैं इसको और इसको जोड़ रहा था, यानी कि मैं 7 को जोड़ रहा था, 7 को जोड़ रहा था और प्लस 9 का को जोड़ रहा था, यही था ना, 7 और 9 का को जोड़ रहा था, यही था। अब अगर इसके बाद अगर मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर देखना होगा तो ऑब्वियस है मुझे इसको जोड़ना होगा, यानी कि मैं 8 को जोड़ूंगा। 8 में क्या क्या है सर, राज्य सरकार के इंटरनल डेप्ट कितने हैं, राज्य सरकार का इंटरनल डेप्ट क्या नजर आ रहा है 5,975। इसके अलावा लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से कुछ लोन लिया गया होगा, केंद्र सरकार मोदी जी दिए होंगे सोरेन जी को, ऐसे याद रखो। तो यहाँ पे क्या होगा, वो एडवांस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन और एडवांस अगर लिया है वो लगभग 350 करोड़ का है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई जिसमें 0 मेंशन किया गया है, नहीं ऐसा नहीं कि किया नहीं है, मतलब इसमें एक बेसिक है कि इसको उन्होंने कैपिटल पूंजी खाते पर व्यय को उन्होंने सिंपल सा लॉजिक है पूंजी खाते पर यहीं पर दिखा दिया है 25,000 में, स्कीम में दिखा दिया, ठीक। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसको अगर हम लोग जोड़ करके थे लोन और एडवांसेस को देखेंगे तो ये लगभग 99 करोड़, इन पूरे के पूरे अमाउंट को जोड़ दो, यानी कि इधर 5975 6350 99 करोड़, इसको जोड़ दोगे यू विल व्हाट यू विल गेट 6,424 करोड़, ये आपको मिल रहा है। तो 6,424 करोड़ जो है ये कैपिटल अकाउंट का एक पैसा हुआ, एक भाग हुआ, ये 8 से आया। और इसके बाद पूंजी खाते पर जो व्यय है, क्लियर, उसको जोड़ा गया, उसमें आपका खर्च हुआ 31,742 करोड़। इन दोनों को जोड़ दोगे फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, जो आपको कितना नजर आ रहा है 31,742 करोड़ का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नजर आ रहा है, ठीक है। पूंजी खाते पर ये जो पैसा है कैपिटल अकाउंट में 25,000 ये 25,000 ये दिखाई दे रहा है, 25,000 ये और 6,000 ये, इन दोनों को जोड़ दोगे तो यू विल गेट व्हाट, ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें आपके उसमें आ जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया।
तो काम की चीज़ क्या निकल करके आई हमारे पास? हमारे काम की चीज़ ये निकल करके आई कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होने जा रहा है। अगर मैं अपने पूरे के पूरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखूं तो 84,676 करोड़, ठीक है, 84,676 ये हमारा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में स्कीम भी हैं, रेवेन्यू अकाउंट पे लगने वाले स्कीम भी हैं, और इसमें क्या है आपका पेंशन हो गया, सैलरी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, सब कुछ इसमें ऐड ऑन किया गया है। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। इसके अलावा देखा जाए, अब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है आपका? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम लोग देखते हैं तो उसका अमाउंट हमारे पास आता है कितना आपका? 31,742। अच्छा, कल जब हम लोग जोड़ रहे थे, अब इस दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? कितना टोटल कितना आएगा? 1,16,418 आ रहा है क्या? हाँ, यानी कि ये मेरा क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। यानी कि अगर मैं अपना कुल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय जो है, कुल व्यय अगर करता हूं तो इसमें मुझे क्या नजर आता है? एक पूंजीगत व्यय मैंने जोड़ा, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा मैंने क्या जोड़ा? आपका राजस्व व्यय, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ा, और दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं, ये आपका क्या हो गया? ये आपका पूंजीगत व्यय और ये आपका क्या हो गया? राजस्व व्यय। दोनों को जोड़ने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर क्या नजर आ रहा है? 1,16,418। ये बजट का साइज पता चला। और जब कल हम लोग रिसिप्ट, पिछली क्लास में जब हम लोगों ने रिसिप्ट कवर किया था, सारे पैसों को जोड़ने के बाद भी हमें 1,16,418। तो अनुमानित बजट जो है कि इतना पैसा हम यहाँ पे खर्चा करेंगे और यहाँ से इतना पैसा हम लेकर के आएंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये अनुमानित बजट है। लेकिन इस बजट में एक अनुमान ये भी तो हो सकता है ना कि आने वाले समय में हमें कुछ घाटे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहीं से हमारे घाटे भी शुरू होंगे। चलिए उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट रहा गया कि पिछले कुछ समय के अंदर में पूंजीगत व्यय पर सरकार ने अपनी वृद्धि करने पर बल दिया है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। अगर आप ट्रेंड देखोगे तो पिछले कुछ समय में लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार की वृद्धि हुई है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि हुई है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई है। लेकिन सरकार ने कोशिश की अपना एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने की। इसमें अगर हम लोग देखें तो एक ट्रेंड के थ्रू ये पता चलता है कि लगभग हमारा जो आने वाले समय में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, अगर हम लोग बात करें 25,317 करोड़, और उसमें जब स्कीम्स को भी जोड़ दे रहे थे तो 31,000 कितना हो जा रहा था? 742। तो इतना हमारा खर्चा होने का अनुमान लगाया जाए। तो अब इतने में अगर हम लोग अगर खर्च कर रहे हैं और इतना सारा चीज़ अगर एक्सपेंडिचर पर खर्च करें तो ऑब्वियस है कि हमारे में ऋण का भुगतान भी ज़्यादा हमारा बढ़ेगा। और इस ऋण के भुगतान करने के 2020-21 में सरकार ने एक फंड बनाया था जिसका नाम था सिंकिंग फंड, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है पिछले 2020-21 से, ठीक है। और इसमें अभी तक सरकार ने लगभग 1,004 करोड़ रुपए का निवेश कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है कि जो झारखंड सरकार ने 2021 में सिंकिंग फंड, जो अपने जो कर्ज के भुगतान के लिए, यानी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, जो भुगतान के लिए जो सरकार जो वहन कर रही थी, उसके लिए उस सरकार ने निवेश करना शुरू किया है एक सिंकिंग फंड में, जिसमें सरकार अपने ऋण भुगतान इसी से किया जाएगा। और अभी तक इसमें 1,004 करोड़ रुपए तक का निवेश सरकार ने कर दिया है, निवेश किया है। ऑब्वियसली वो पैसा बढ़ चुका होगा, 1,000 करोड़ में अगर कुछ ना कुछ तो निवेश किया होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकला होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। चलो, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, हमारे काम के पॉइंट क्या क्या निकले। हमारे काम का ये पॉइंट, हमारे बजट का साइड 1,16,418 कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो 1,16,418 हमारे बजट का साइज हो गया। दूसरा, हमारा राजस्व 84,676 करोड़, ठीक है। इसके बाद
हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या 31,742 करोड़। तो ये जो है हमारे पास निकल करके आया है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ जो हमें समझना है थोड़ा सा, इसके यहीं से हमारी कल की क्लास स्टार्ट होगी। सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है उसको 3 क्षेत्रों में डिवाइड करती है। एक उनका होता है समान प्रक्षेत्र, ठीक है, यानी कि जनरल सेक्टर में कितना खर्च कर रही है। दूसरा सोशल सेक्टर में कितना खर्च कर रही है, जिसे सोशल प्रक्षेत्र यानी सामाजिक प्रक्षेत्र कहा जाता है। तीसरा जो है आर्थिक प्रक्षेत्र होता है, ठीक, ये 3 में। तो यहाँ पर जनरली समान प्रक्षेत्र में सरकार जो है 33,378 करोड़ खर्च कर रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा याद रखना होगा आपको। इसके अलावा सामाजिक प्रक्षेत्र जो है उसमें लगभग 43,303 करोड़, एकदम इस तरह से याद नहीं रखना कि एकदम एग्जैक्ट वर्ड याद रखेंगे। और उसके बाद आर्थिक प्रक्षेत्र में लगभग 39,000 करोड़ खर्च कर रही है। यानी कि ये समझना है कि सरकार जो है सोशल सेक्टर में सबसे बड़ा मत खर्च कर रही है, फिर आर्थिक में और फिर आपके सामान्य में। यानी कि अगर बोला जाए कि सोशल सेक्टर में ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है, उसके बाद आर्थिक, और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो किस में आएगा आपका जनरल में। तो ये आपका रहा। तो यहाँ पे आज की क्लासेस खत्म करते हैं, ठीक है। बजट अभी 2 क्लास और चलेगा।